नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की हिंदी, जो कि 2017 में पूछी गई थी। तो ये आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो 2017 में जितनी भी हिंदी पूछी गई है, सभी का एक एक करके हम वीडियो लाएंगे और पूरी हिंदी डिस्कस करेंगे। आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 9 तारीख 2017 के पेपर की हिंदी डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट की। जो प्रश्न पूछे गए थे 20 प्रश्न, तो आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि 2017 में किस प्रकार से और किस किस टॉपिक से पूछे गए थे और अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। और पटवारी से संबंधित सिलेबस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं है, या आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं जो कि आपको कहीं मिल नहीं रही है, तो आप देख सकते हैं MP परीक्षा या परीक्षा ऐप के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। MP पटवारी की अलग से सेपरेट टेस्ट सीरीज। अगर आप उसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है APN 50 कोड यूज करके आप अप्लाई कीजिएगा। तो जितने की टेस्ट सीरीज होगी आपको 50% का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा ऐप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, और जो कि पेपर में पूछा गया पहला प्रश्न था, जो 2017 में जो हिंदी पूछी गई थी, वो आपको बता दें बहुत ही आसान हिंदी थी। लेकिन आपको एक बार देख के चलना होगा, क्योंकि इससे आपको लेवल और प्रश्नों के किस प्रकार से पूछते हैं इसका आइडिया हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। पहला प्रश्न है हमारा, स्वर सहित व्यंजन है। देखिए, एक व्यंजन होते हैं दो प्रकार के। यहाँ पर अगर स्वर की बात की जाए, एक होता है स्वर सहित, एक होता है स्वर रहित। स्वर सहित कौन से होते हैं? जिनमें हलंत नहीं होती है वो होते हैं स्वर सहित व्यंजन, और जिनमें हलंत होती है वो होते हैं स्वर रहित व्यंजन। क्योंकि इनमें अब जब हम स्वर सम्मिलित करते हैं तो ये पूरा का बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो है स्वर सहित व्यंजन। तो जिनमें हलंत है वो कभी स्वर सहित व्यंजन हो नहीं सकते, क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है, जिसको हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आधा ला। आधा ला है तो भाई इसमें स्वर नहीं है। यहाँ पर आधा माँ, तो यहाँ पर भी स्वर नहीं है। और जो ई है वो एक व्यंजन नहीं, बल्कि वो खुद एक स्वर है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का। का जो है वो स्वर सहित व्यंजन है। अगर का की बात की जाए तो शुद्ध का ए है हलंत युक्त, प्लस जब उसमें आ मिलता है तो ए वाला का हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहेंगे हम कि स्वर सहित जो व्यंजन है वो है का। अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो अच्छे से हिंदी को डिस्कस करेंगे हम। कंप्लीट हिंदी को पटवारी की और SI की कवर करेंगे इसी चैनल पर, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है कहलाते हैं। जो वर्ण होते हैं, यहाँ पर उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा है कि जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण नाक से और मुख से होता है वो वर्ण कौन से कहलाते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अंतस्थ या फिर अयोगवाह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक के व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण नाक और मुख से होता है। इसके बाद बात करते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला और वा। तो जो अंतस्थ व्यंजन है इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम कहें या, तो या को आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तालु। या का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, और रा का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, और ला का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंता, और वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा, संस्कृत में इसका सूत्र भी है, वकारस्य दंतोष्टा, दांत और ओष्ठ, वा का उच्चारण स्थान। तो इनके तो होंगे नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है अनुनासिक, और यार अलावा के आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद आते हैं अयोगवाह। अंग और आहा का उच्चारण स्थान भी मुख और नाक से नहीं होता है, क्योंकि ये भी अलग उच्चारण स्थान इनके होते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिटेल से बात हम करेंगे जब थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका नाक और मुख से, वो है आपका अनुनासिक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपका ये रा है और रा से पहले आपका स्वर रहित व्यंजन है, कोई भी व्यंजन हो वो स्वर रहित। तो यहाँ पर रा से पहले तो है ही नहीं, स्वर रहित व्यंजन है नहीं, क्योंकि धर्म धा में आ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को अभी छोड़ देंगे। रा, राष्ट्र में रा के बाद स्वर है तो ये भी नहीं होगा। रथ में भी स्वर है तो ये भी नहीं होगा। रा के पहले अगर आधे व्यंजन की बात की जाए तो प्राचीन में यहाँ पर देख सकते हैं आप,
आपका आधा पा है, फिर रा है, उसके बाद अगर हम वर्ण विग्रह करेंगे तो आ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि अगर रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तब इस प्रकार की कंडीशन बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 में देखने को, प्राचीन, यानी रा है और रा के पहले पा है, तो पा तो आधा है लेकिन रा पूरा है और रा के बाद बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये संयुक्त रूप से प्रा। तो यहाँ पर जो शब्द बना है वो है प्राचीन। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 आपका बहुत ही आसान है। कह रहा है कि बर्तनियों की त्रुटियों से अर्थ में खाली स्थान आ जाता है। अगर आपने बर्तनी में त्रुटियां कर दी तो क्या बदलाव आते हैं? समानता होती है, अंतर आते हैं, भेद आते हैं या अंतर? देखिए अंतर यहाँ पर अलग लिखा है, यहाँ पर अलग रखा है, गलती मत कीजिएगा। तो देखिए बर्तनी में अगर आप त्रुटियां करते हैं तो अर्थ में आपके क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, कैसा चांद खाली स्थान सुंदर चेहरा है। इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। सा, ही, भी, तो ये तो बिल्कुल इसको क्या बोलेंगे? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, तो यहाँ पर सा आपका भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करी जा रही है? उपमा की जा रही है चांद से चेहरे की। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बाण का आपको बताना है प्रसून है, तीर है, अंबक है, यातुधान है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बाण का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तीर। क्या है? तीर। अब यहाँ पर पूछा कि प्रसून किसका पर्यायवाची है, तो प्रसून है आपका जो पर्यायवाची है वो किसका है? फूल का। किसका है? फूल का। और अंबक आपका पर्यायवाची है वो किसका है? आँख का। किसका? आँख का। और यातुधान अगर आपका पर्यायवाची पूछा जाए तो यातुधान आपका हो जाएगा असुर का या दैत्य, राक्षस, रात्रिचर, रजनीचर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यातुधान हो जाएगा असुर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, जिसकी 4 भुजाएं हों खाली स्थान के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो 2017 में पूछा गया था इसलिए कट ऑफ उसका हाई गया था, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा था, बहुत ही सरल पेपर था 2017 में आज के हिसाब से कहें तो क्या प्रश्न है आपका, जिसकी 4 भुजाएं हो उसको क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे, चारभुज बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे, चतुरानन बोलेंगे। तो ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि जिसकी 4 भुजाएं हों उसको क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। और जिसकी 3 भुजाएं हों उसको क्या बोला जाता है? त्रिभुज। तो यहाँ पर जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। और जिसके 4 हों आनन उसको बोला जाता है चतुरानन, यानी जिसके 4 सिर हों उसको चतुरानन बोला जाता है। और जिसकी बहुत सी भुजाएं हों उसको बहुभुज बोला जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि लौटकर आया हुआ खाली स्थान के लिए कौन सा शब्द है? जैसे कोई लौटकर आया है, गया था और लौटकर आ गया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रगत, प्रत्यागत, स्वागत या आगत। देखिए जब कोई पहली बार आता है तो उसको बोला जाता है आगत। उसको क्या बोला जाता है? आगत। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है लौटकर आया हुआ, तो गया था लेकिन लौटकर पुनः आया है तो इसको बोला जाता है प्रत्यागत, यानी फिर से आ गया है। तो लौटकर आया हुआ को बोलते हैं यहाँ पर प्रत्यागत। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न है कि देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें पढ़िए देवर धन ऋषि, देवधन अर्षि, देवधन ऋषि, देवाधन ऋषि। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवधन ऋषि। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? यहाँ पर हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका और 10 प्रश्न क्रमांक में यहाँ पर लिखा हुआ है रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? किसका विलोम शब्द? रक्षक का। तो रक्षक का विलोम शब्द रक्षा है, राक्षस है, कवच है या फिर भक्षक है। तो रक्षक का विलोम शब्द आपको पता है क्या है? भक्षक। क्या है? भक्षक। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ती प्रत्यय से बने शब्द कौन सा है? जो ती प्रत्यय से बना हो वो शक्तिशाली। तो आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग लगते हैं शब्द में आगे,
पहले लगते हैं और प्रत्यय लगते हैं पीछे, उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो आपको पीछे देखना है जिसमें ती हो, क्या हो, ती प्रत्यय हो। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में आपका ती प्रत्यय है, शक्ति में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, कहता है कि देवासुर में निम्न में से कौन सा समास है। देवासुर, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देवासुर, यानी कि देव और असुर। देव और असुर कौन कौन है, देव और असुर दो हैं और अलग अलग हैं, दो हैं, देव अलग हैं और असुर अलग हैं। तो दो हैं और अलग अलग हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर यहाँ पर कोई संख्यावाची होता तो आपका द्विगु होता, लेकिन द्विगु और द्वंद्व में कन्फ्यूजन मत पालना, क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व है, क्योंकि दो अलग अलग हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो देवासुर में आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, और प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है कि सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है। जितना सिलेबस में इन्होंने दे रखा था, एक एक शब्द को इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा था 2017 में। तो प्रश्न है आपका, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है पूरा शरीर, चर्चा चलाना, बात छेड़ना, या फिर आदि से अंत तक। तो सिर से पैर तक का अर्थ होता है आदि से अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा आदि से लेकर अंत तक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, और प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है शासन का शुद्ध रूप होगा, शब्द रूप नहीं, यहाँ पर लिखना था शुद्ध रूप होगा। शासन कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 में शासन सही लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप कह रहे होंगे बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन उस टाइम के लिए ये प्रश्न काफ़ी थे, आज के समय पे आसान है, लेकिन अब जो लेवल है बहुत बढ़कर आएगा, तो उसके बारे में भी अंत में डिस्कस करेंगे, वीडियो को देखते रहिए। आपका अगला प्रश्न है, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, या भक्ति रस है। तो यहाँ पर आप पंक्तियों को पढ़िए फिर से, कि हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। वीर रस से ओतप्रोत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीर रस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर आतप परियो, प्रभात में कौन सा अलंकार है। दो लाइनें आपकी यहाँ लिखी हैं, आप फिर से पढ़ सकते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो, प्रभात कौन सा अलंकार है। तो अगर आपने अलंकार पढ़ रखे हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड भी होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है मनहु। जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो तो बोलेंगे कि सर मनहु है इसमें, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की कुछ पहचान और आपको बता दें, इसके बाद अन्य अलंकार की भी बताते हैं। इसके बाद आप कमेंट करेंगे तो अलंकार का अलग से वीडियो भी बना देंगे ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु से पता चल गया, और उत्प्रेक्षा अलंकार का कैसे पता चलेगा तो आप सुन लीजिएगा, यहाँ पर लिख नहीं रहे। अगर आ जाए आपका जनु, जानु, जनु, मनु, जानो, मानो, जानो, मानो, जनहु, और एक शब्द है मनहु, और इस प्रकार के शब्द आए कौन कौन से, जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, ये शब्द आ जाएँ तो वहाँ पर आपका 100% क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। कौन कौन से शब्द हैं सुन लीजिए, जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु। तो यहाँ पर देखिए मनहु है, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो मनहु से हमने पकड़ लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अन्य अलंकार भी थोड़े से देख लेते हैं। संदेह अलंकार, देखिए संदेह अलंकार क्या होता है कि जैसे हमने कोई वस्तु देखी है और हमें संशय उत्पन्न हो गया और यह निश्चित ना कर पाए कि यह चीज़ है क्या, हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि यह है क्या। इसका एक और अलंकार है भ्रांतिमान। तो भ्रांतिमान में तो निश्चित हो जाता है कि भाई ये मान लिया गलती से, लेकिन संदेह में ये नहीं होता। इसका आपने फेमस उदाहरण सुना होगा संदेह अलंकार का, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की
सारी है, ये आपने जरूर सुना होगा। तो ये है संदेह अलंकार। इसके बाद उपमा अलंकार को तो सभी जानते हैं, जिससे किसी की उपमा की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार भी जानते हैं कि जब उपमा ना करके सीधे उसी को मान लिया जाता है, जैसे कि आपने फेमस उदाहरण सुना होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल में आपका जो है वो सीधे आपने क्या मान लिया है कि कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलंकार का अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद उपसर्ग संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू या फारसी का? तो ये तो जिनने पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि जो बद उपसर्ग है वो आपका उर्दू फारसी का है, क्योंकि संस्कृत हिंदी का है नहीं, अंग्रेजी का है नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ये भी अलंकार से है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका अलंकार होगा, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो देखिए यहाँ पर किसी की उपमा तो की नहीं जा रही है, तो उपमा नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर किसी की बातें नहीं की जा रही हैं, तो अतिशयोक्ति भी नहीं है। और मन हूँ जन हूँ, मानू जानू यहाँ पर नहीं है, तो उत्प्रेक्षा भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सीधे आपका रूपक अलंकार उदाहरण निकल रहा है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो यहाँ पर आपका जो है वो रूपक अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्थायी भाव के साथी होते हैं। स्थायी भाव के साथी कौन होते हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव या फिर अस्थायी भाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो स्थायी भाव के साथी होते हैं वो कौन होते हैं? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर 2 संचारी भाव। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और जो 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का था वो अंतिम प्रश्न है, क्योंकि एक पेपर में 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 20-20 प्रश्न ही हम यहाँ पर डेली डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अभी से देखते जाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आपको पेपर में अनुभव की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अभी से प्रश्नों को देखते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में आपका हो जाएगा पूरा वीडियो देखते चलेंगे, तो आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा और तैयारी करने में ज़रूर मदद मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 20 है, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। जो अधखिला शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए अभी अभी हमने बताया था कि उपसर्ग लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं शब्द के बाद में। तो उपसर्ग है मतलब पहले, तो अधखिला में, तो अधखिला में क्या लगा है? अध। और यहाँ पर 1 नंबर के ऑप्शन पर हमें अध मिल गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अध, जो कि राइट आंसर है आपके इस प्रश्न का। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं 20 प्रश्न। और अगर आप पटवारी की सीरीज लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बता ही दिया है आपको, आप फिर से देख लीजिएगा और टेस्ट सीरीज लीजिएगा। अगर वहाँ से कोड यूज कीजिएगा APN 50, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सीरीज सस्ते में पड़ जाएगी और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के अन्य 20 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।